मेथड, और ये जो पर्टिकुलर मेथड होता है ये सिमिलर है जो अभी हमने पढ़ा था डिक्लाइन बैलेंस मेथड। कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, तो इन दिस मेथड डिजिट करेस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ ईच ईयर ऑफ द लिस्ट आर लिस्टेड इन द रिवर्स ऑर्डर। ये टर्म्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला गया है। इस मेथड में क्या किए जाते हैं कि जो भी हमारे पास डिजिट करेस्पॉन्डिंग टू द नंबर, जो नंबर दिए गए हैं उनको ऑर्डर को जस्ट रिवर्स कर देते हैं। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। तो इसके ऑर्डर को क्या किया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, सम ऑफ द दिज डिजिट देन डिटरमाइन। तो जब ये डिजिट को क्या किया जाता है, उनके सम को डिटरमाइन करते हैं और उसके बाद हम निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को बोला जाता है डेप्रिसिएशन फैक्टर। तो जहाँ जैसे सिमिलरली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते थे, यहाँ पे सेम बेसिस पे क्या किया जाता है, डेप्रिसिएशन फैक्टर निकाला जाता है। अब ये डेप्रिसिएशन फैक्टर होता क्या है, ये चीज़ें अभी आपको कुछ सेकंड में पता चल जाएंगी। अगर फॉर्मूला यूज करना चाहें तो फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं n माइनस एम प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 बाई 2। तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है। n क्या होता है, n आज तक हमने अभी पढ़ा हुआ है कि n है नंबर्स ऑफ ईयर्स, या ये बोल सकते हैं कि डिजाइन लाइफ, उसकी जो टोटल डिजाइन लाइफ है वो कितने सालों की है। अगर डिजाइन लाइफ नहीं मेंशन है तो टोटल ये स्ट्रक्चर कितने सालों के लिए बनाया गया, तो या तो डिजाइन लाइफ पढ़ सकते हैं। अगर नहीं मेंशन है, अगर नंबर ऑफ ईयर लिखा हुआ है तो हम नंबर ऑफ ईयर को n मान लेते हैं। m क्या होता है कि हम किस ईयर में कैलकुलेट कर रहे हैं, ईयर इन विच वी कैलकुलेट, जिस ईयर में हम कैलकुलेट करते हैं उसको m से डिनोट करते हैं। अब ये आपके पास जो डेप्रिसिएशन फैक्टर निकल के आ गया, इस डेप्रिसिएशन फैक्टर के बेसिस पे जो डायरेक्ट आपके पास पूछेगा डेप्रिसिएशन आफ्टर x ईयर या m ईयर्स, वो किसके बराबर आ जाएगा, इनिशियल कॉस्ट माइनस फाइनल जो कॉस्ट आती है सैलवेज या स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन फैक्टर। अब इसको 90% चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये स्ट्रक्चर्स गिवन है, आपके पास स्ट्रक्चर्स क्या गिवन है, जो एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल है कि कोई स्ट्रक्चर्स है जिसकी इनिशियल कॉस्ट है 2,50,000 रुपये, और जो आपके पास डेप्रिसिएशन वैल्यू जो स्क्रैप वैल्यू निकल के आ रही है कितने सालों के बाद, इसकी डिज़ाइन लाइफ के बाद, वो आ रही है आपके पास 25,000 रुपये। जो डिज़ाइन लाइफ दिया है 5 सालों के लिए दिया है। पूछ रहा है क्या, फाइंड द डेप्रिसिएशन ईच ईयर, हर साल आपको फाइंड करना है बाई सम ऑफ द ईयर्स मेथड। अगर इतनी चीज़ें पता है तो सोल्यूशन में हमने क्या किया, टोटल डेप्रिसिएशन निकाला। टोटल डेप्रिसिएशन कितने के बराबर होगा, 2,50,000 इनिशियल कॉस्ट था, उसमें से 25,000 आपके पास क्या हो गया, लास्ट में सैलवेज वैल्यू निकल गई। तो सैलवेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू निकल के आई, तो आपके पास जो टोटल डेप्रिसिएशन आया वो आया 2,25,000 रुपये का। यस और नो। सिमिलरली सारे मेथड आपके पास सेम है, बस जो सारे मेथड हैं वो अलग अलग हैं, इनिशिएटिव आपके पास सेम रहेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपको पता चल गया, इनिशियल कॉस्ट माइनस फाइनल कॉस्ट जो आपके पास आ रही है, और फाइनल कॉस्ट जो होती है वो स्क्रैप वैल्यू या सैलवेज वैल्यू के बराबर आती है। कितना साल इसका डिजाइन लाइफ है, तो अब यहीं से हमारे पास जो ये टर्म्स लिखा हुआ था, जो सेकेंड वाला पॉइंट, उस पॉइंट पे जाएंगे। क्या लिखा हुआ है सेकेंड वाला पॉइंट, इन दिस मेथड डिजिट करेस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ ईच ईयर ऑफ लिस्ट आर लिस्टेड इन द रिवर्स ऑर्डर। अब हमें पता है कितना साल इसका डिजाइन लाइफ है, 5 ईयर है, तो n की वैल्यू तो 5 हो गई, ये तो हमें पता है। तो अब हमने क्या किया जाता है, यहाँ पे एक टेबल बनाया जाता है, किस चीज़ का, ईयर, ऑर्डर नंबर, जो आपके पास डेप्रिसिएशन फैक्टर, और लास्ट में आपके पास डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा। ईयर की बात करें तो हमारे पास कितने ईयर थे, 5 थे, लिख दिया 1 2 3 4 5। फिर क्या बोल रहा है, अगर 1 2 3 5 4 5 लिखने के बाद 5 साल हमने लिख दिया, लिखा क्या, द डिजिट करेस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ ईच ईयर ऑफ द लिस्ट, जो ईच ईयर ऑफ द लिस्ट जो लिखा हुआ है, दे आर लिस्टेड इन द रिवर्स ऑर्डर। तो अब अगला जो स्टेप होगा उनको क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे। तो इनका ऑर्डर नंबर जो था, अब इनको रिवर्स करो तो 5 4 3 2 1 आएगा। तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 1 2 3 4 5 ईयर्स में था, और यहां से वैल्यू जो आपके पास ऑर्डर नंबर आया 5 4 3 2 1 निकल के आया। तो ऑर्डर नंबर आपको पता चल गया। अब आपके पास सम ऑफ द रेशियो करना है। ईयर्स कौन से थे,
चाहे आप ईयर्स को कैलकुलेट करें या ऑर्डर नंबर को ऐड करें। आपके पास है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर ये सबको आप ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अगर इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 15 निकल के आएगा, 15 टोटल वैल्यू। अब आपके पास क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन फैक्टर निकालना है। और डेप्रिसिएशन फैक्टर को अभी हमने इक्वेशन के टर्म्स में समझा था। हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आ रही थी, तो अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन फैक्टर की तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आ रहा था वो डीएफ का इक्वेशन क्या निकल के आ रहा था, n - m + 1 डिवाइड बाई n + 1/2। और यहाँ पे मैंने क्या बोलाया था, n जो है वो आपके पास डिजाइन लाइफ, ये आप उसको मान लेते हैं डिजाइन लाइफ, और m जो है वो आपके पास किस ईयर में आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये जो आपके पास ईयर है जिसमें आप कैलकुलेशन कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए। अगर मैं बात करूं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप फॉर्मूले के बेसिस पे निकाल रहे हो फर्स्ट ईयर के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर आप पहले साल के निकालेंगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, फर्स्ट ईयर के लिए, तो m की वैल्यू -1, n की वैल्यू डिजाइन लाइफ कितना है क्वेश्चन में 5 + 1, फिर अगेन n की वैल्यू है 5 और 5 + 1 = 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, तो कहीं ना कहीं ये -1 ये +1 कैंसिल, तो आपके पास जो इक्वेशन निकल के आएगा 5/15। ये कहाँ से आया 5/15, या इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3। पॉइंट में लिखना चाहें तो 0.33 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू कहाँ से आपके पास निकल के आई, तो आपने फॉर्मूला यूज किया आफ्टर 1 ईयर। अगर आप 2 सालों के बाद निकालना चाह रहे हैं तो 2 सालों के बाद आप चेक कर सकते हैं, n की वैल्यू 5 ही रहेगी, माइनस m की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1, और यहाँ पे आपके पास m का कोई फैक्टर है नहीं, तो ये डायरेक्टली क्या आएगा 15 नीचे आएगा ही, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 और 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2 3, तो 5 × 3 15 ही आएगा। ऊपर आप देखें 5 - 2 आएगा 3, 3 + 1 = 4, तो 4/15 आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आया। पहले साल का डिस्ट्रीब्यूशन 5/15, दूसरे साल का 4/15, ऐसे ही आप तीसरे साल का निकाल सकते हैं। या जो आपके पास ये डायरेक्ट टेबल लिखा हुआ है कि आपके पास क्या था, ऑर्डर नंबर था 5 डिवाइड बाई सम ऑफ ईयर, तो 5/15, ऑर्डर नंबर 4 4/15, ऑर्डर नंबर 3 3/15, 2 2/15 और 1 1/15। ये टर्म्स क्लियर हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकाले। या तो आप फॉर्मूले के बेसिस पे जाओ तो भी आपके पास ये 5/15 आ रहा है, और जैसा कि अभी हमने देखा था यहाँ पे कैलकुलेट करके, यहाँ से भी ये क्या आ रहा था वैल्यू 5/15 आ रहा था, और हमने यहाँ से दूसरे साल का 4/15 आया, और डायरेक्ट हमारे ऑर्डर नंबर निकाल के यहाँ पे ऑर्डर नंबर 5 और सम ऑफ ईयर 15, तो 5/15 4/15 3/15 2/15 1/15। ये कहाँ से समझ में आई बातें, कहाँ से आ रही है वैल्यू। अगर ये वैल्यू आपके पास समझ में आ गई होंगी कि कहाँ से वैल्यू सॉल्व होके आई, देन अगेन फाइनल आंसर जो हमारे पास है कि आपके पास DM निकालना है, डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है। तो क्या था CI - CS, इनिशियल कॉस्ट पता था 2,50,000, CS पता था जो सेल्वेज वैल्यू आएगी, जो कचरे का मूल्य आएगा बिल्डिंग तोड़ने के बाद, वो आ रहा है आपके पास 25,000 रुपये। तो आपके पास 2,50,000 में से 25,000 घटा दें तो 2,25,000 रुपये जो हमने यहाँ पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हर साल का अलग अलग आ रहा है, तो जब आपके पास 2,25,000 पता है, इसमें जब 5/15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहली वैल्यू आएगी। क्या वेरीफाई करें क्या सेम वैल्यू 75,000 आ रही है, या ये वैल्यू 70,000 से कम या ज़्यादा आ रही है। आप मुझे बताएं कि क्या ये वैल्यू 75,000 आ रही है या उसकी वैल्यू 75,000 से ज़्यादा या कम आ रही है। सिमिलर करना क्या है यहाँ पे, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है, DF मल्टीप्लिकेशन बाई CI - CS। CI - CS आपके पास ऑलरेडी निकला है 2,25,000, इसकी वैल्यू है 2,25,000। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का बस मल्टीप्लिकेशन करते चले जाना है, तो आपके पास वैल्यू है 2,25,000। मल्टीप्लिकेशन किससे करना है 5/15 से, मीन्स या इसकी जगह 5/15 की जगह 1/3 लिख सकते हैं।
5/15 की जगह 1/3 लिख सकते हैं, तो 1/3 से मल्टीप्लिकेशन करो और वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। तो अप्रॉक्सीमेट 75 या अप्रॉक्सीमेट क्या सेम यही वैल्यू आएगी 75,000। 75 3 225 और 3 0 आगे। आंसर आया या नहीं आया? 75,000। यस और नो बताओ। तो एक साल के बाद जो डेप्रिसिएशन आया वो आया 75,000। सिमिलरली आफ्टर सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन फैक्टर 4/15 और CI माइनस CS तो बदलने वाला नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। बस बदलेगा क्या? आपके पास डेप्रिसिएशन फैक्टर। तो 4/15 करेंगे तो वैल्यू जो आ रही है वो आएगी 60,000। अगर डाउट है तो इसको सॉल्व करें, वैल्यू बताएं। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया है और यहाँ से मैं एक एडवांस स्टेप जा रहा हूँ। अगर आपके पास बुक वैल्यू पूछ दिया, अगर आपसे सपोज करो उसने पूछ दिया कि बुक वैल्यू बताओ आफ्टर सम ईयर बाद, जैसे फर्स्ट ईयर के बाद पूछ दिया कि बुक वैल्यू क्या है, तो एक साल के बाद क्या आएगी? बुक वैल्यू 1 आफ्टर 1 ईयर। इनिशियल कॉस्ट 2,50,000, 2,50,000 माइनस 75,000, माइनस क्या हो जाएगा? 75,000, क्योंकि एक साल में इतना डिप्रिसिएशन आया। तो इनमें से जब घटाओगे तो वैल्यू जो आएगी वो इसका आंसर आ जाएगा। जब दिक्कत आती है हमारे पास डेप्रिसिएशन सेकेंड साल का पूछता है, तो पहले डेप्रिसिएशन सेकेंड साल से जाने से पहले ये बताओ ये सारी वैल्यू सबकी सेम आ रही हैं या अलग अलग आ रही हैं? ये वैल्यू सारी सही हैं या सबकी अलग अलग आ रही हैं? 5 हैं, 5 अलग अलग वैल्यू को पहला का तो आ चुका है, कोई इसका मल्टीप्लिकेशन करके चेक करे, कोई इसका मल्टीप्लिकेशन करके चेक करे, कोई इसका। 5 लोग हैं, यहाँ पे 20 लोग हैं, अगर आपस में ही बांट लो, सर्कुलेट कर लो, 2-2 3-3 तो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक टर्म समझा यहाँ पे कि पहले साल का जो बुक वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? इनिशियल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट ईयर। इनिशियल कॉस्ट आपको पता है 2,50,000, इनिशियल कॉस्ट आपको पता है 2,50,000। नेक्स्ट एक साल का जो आपके पास डेप्रिसिएशन आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 75,000। जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ रहा है ये आ रहा है आपके पास 75,000। तो आपके पास अमाउंट बचा 1,75,000। अब जब दिक्कत आती है वो आती है सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन में। जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है डेप्रिसिएशन आफ्टर सेकेंड ईयर। क्यों प्रॉब्लम आती है कि अगर हम बुक वैल्यू की बात करें 2 सालों के बाद बुक वैल्यू कितनी आएगी, तो ये कैसे निकाल सकते हैं? या तो हम निकालें इनिशियल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर। आप इससे निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी आई, और आपको ये पता है कि CI माइनस D1 ये किसके बराबर होगा? CI माइनस D1 ये ऑटोमेटिकली बराबर होगा आपके पास B1 के बराबर। तो B1 में से या तो D2 को घटा दें या इनिशियल कॉस्ट में से आप पहले साल का डिप्रिसिएशन घटाएं और दूसरे साल का। दोनों वैल्यू चैट बॉक्स में बताएं कि ये कितना आएगा और ये कितना आएगा। दोनों की दोनों वैल्यू आपको चैट बॉक्स में बतानी है कि दोनों वैल्यू कितनी कितनी आ रही है। तो चाहे आप इस वैल्यू से निकालो इनिशियल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट ईयर माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ द सेकेंड ईयर, या इनिशियल कॉस्ट की जगह आप क्या करो बुक वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर माइनस डेप्रिसिएशन करो। तो वैल्यू दोनों के केस में क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए, और सेम आती भी है। तो आप बुक वैल्यू सेकेंड ईयर के बाद निकालोगे तो वहाँ पे आपके पास एक, यहाँ पे मैंने लिया है ये वाला टर्म्स कि B1 हमें पता था 1,75,000, इसमें से डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर 60,000 जो आ रहा था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया 1,15,000। अगेन B3 निकालने के लिए B2 माइनस D2, तो B2 आपके पास पता है 1,15,000 माइनस D2 किया 45,000, तो ये आ गया B3 की वैल्यू 70,000। ऐसे सॉल्व करते करते जब हम हमारे पास लास्ट में पहुंचेंगे B5, 5 ईयर के बाद डेप्रिसिएशन कितनी होगी? B4 40,000 आ रहा था माइनस D4 15,000। अब ये दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है? 25,000।
तो 5 सालों के बाद जो उसकी जो कीमत रह जाएगी वो 25,000 रुपये मात्र रह जाएगी। और यही चीज़ें आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था कि आफ्टर द 5 ईयर जो इसकी सेल्वेज वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी 25,000, जो कि आप यहाँ से सॉल्व करके भी क्या किए, वेरीफाई कर चुके हो। आपको सॉल्व करने के बाद भी ये वेरीफाई हो चुका है। आज का टाइम एंड हो चुका है। तो अगला जो हमारे पास मेथड है, कितने मेथड हमने पढ़ लिए, ये हमारे पास कौन सा मेथड था, सी, मतलब 3 मेथड, एक कल और 2 मेथड आज हमने डिस्कस कर लिया। 3 मेथड हो चुके हैं, 2 मेथड और है हमारे पास, सिंकिंग फंड मेथड और परसेंटेज का मेथड। क्वांटिटी सर्वे मेथड क्या होता है, ये 2 मेथड है हमारे पास, सिंकिंग फंड और क्वांटिटी सर्वे मेथड, जो आगे आने वाली क्लासेज में कंप्लीट हो जाएंगी। कल या परसों में इसको भी कंप्लीट कर देंगे। बाकी आज के क्वेश्चन में